उन्हें क्या पता था कि इंसान और जानवर का डीएनए मिलाकर किया गया एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसे राक्षस को जन्म देगा जो धीरे धीरे पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और इस तबाही की शुरुआत हुई दो साइंटिस्ट से जो हस्बैंड एंड वाइफ थे। हस्बैंड का नाम क्लाइव था जबकि उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। दरअसल ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो अलग अलग जानवरों के डीएनए को आपस में मिलाकर एक बिल्कुल नया जीव तैयार करते थे। ये दोनों एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम नर्ड था। इनका काम नए नए जीव बनाना और फिर उनके प्रोटीन की मदद से कई खतरनाक बीमारियों की दवाइयां तैयार करना था। हाल ही में इन दोनों ने एक नया मेल जीव बनाया था, जबकि इससे पहले वह एक फीमेल जीव भी बना चुके थे। अब जैसे ही इन दोनों जीव को आमने सामने लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार से बिहेव करने लगते हैं। ये देखकर क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल हो चुका है, यानी अब यह जीव खुद अपना तादाद बढ़ा सकते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यही सफलता आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जिसके बाद ये दोनों अपनी कंपनी की मालिक के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि हमने कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक बिल्कुल नई प्रजाति तैयार की है और इसके प्रोटीन से कई बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी बड़ा आइडिया है, यानी अगर इंसान और जानवर के डीएनए को आपस में मिलाया जाए तो उससे एक नई प्रजाति तैयार की जा सकती है और शायद उसे मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन उनकी मालिक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह कहती है कि कंपनी फिलहाल इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाएगी। अभी हमारा पूरा फोकस उन जीव से दवाइयां बनाने पर रहेगा जिन्हें तुम पहले ही तैयार कर चुके हो। अगर यह योजना सफल रहा तो बाद में बाकी रिसर्च भी कर लेंगे। यह सुनकर क्लाइव और एल्सा काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ दवाइयां बनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करने के लिए साइंटिस्ट बने थे। इसी वजह से यह दोनों फैसला करते हैं कि अब वह यह रिसर्च किसी को बताए बिना सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें इंसान के डीएनए की जरूरत थी, इसीलिए एल्सा कहीं से एक इंसानी डीएनए लेकर आती है। क्लाइव उससे पूछता है कि यह आखिर किसका डीएनए है, लेकिन एल्सा सिर्फ इतना कहती है कि यह एक अनजान इंसान का है। इसके बाद बंद कमरों के अंदर शुरू होता है कुदरत के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक खेल जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी कभी नहीं की थी। दोनों उस इंसानी डीएनए को अपने पास मौजूद जानवर का डीएनए के साथ मिलाकर नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों दिन रात मेहनत करने लगते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती, जिस वजह से दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और कहती है कि इस बार वाला डीएनए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो इसी की वजह से होगा। जिसके बाद दोनों फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वह पल भी आ जाता है जब इंसान और जानवर का डीएनए आपस में सफलतापूर्वक मिल जाता है। यानी अब इनके पास एक बिल्कुल नया जेनेटिक डीएनए तैयार हो चुका था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। दरअसल इस तरह का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह गैर कानूनी था, इसलिए क्लाइव आगे बढ़ने से मना करने लगता है। मगर एल्सा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह इस रिसर्च को यहीं खत्म नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह उस नए डीएनए को लेकर लैब के एक खास विशेष लैब में चली जाती है। उस मशीन के अंदर किसी भी डीएनए को डालने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे एक नया जीव विकसित होने लगता था। एल्सा बिना देर किए उस डीएनए को कोक जैसी मशीन के अंदर डाल देती है। ये देखकर क्लाइव उससे कहता है कि हम शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी जीव को पैदा करना और बाद में उसे मार देना बिल्कुल सही नहीं है। अगर इस जीव के अंदर इंसानी डीएनए होगा तो ये हमारे जैसा व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन तब क्या हम रिसर्च पूरी होने के बाद इसे किसी आम जानवर की तरह मार पाएंगे? लेकिन एल्सा उसे समझाती है कि इस दुनिया में रोज हजारों लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से लाखों लोगों की जान बच सकती है तो यह जोखिम लेना जरूरी है। आखिरकार क्लाइव भी उसकी बात मान जाता है और दोनों उस मशीन पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक शाम अचानक पूरी लैब का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। आवाज सुनते ही दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह जीव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो चुका था और अब बाहर आने के लिए तैयार था। जिसे देखकर एल्सा बिना देर किए उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ मशीन के अंदर डाल देती है। लेकिन तभी वह खतरनाक जीव अचानक उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचने लगता है। दर्द से एल्सा जोर जोर से चीखने लगती है। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्लाइव तुरंत पास पड़ी लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से मशीन का कांच तोड़ देता है। मशीन टूटते ही उसके अंदर भरा सारा लिक्विड बाहर फैल गया। उसी के साथ वह रहस्यमयी जीव भी रेंगते हुए बाहर निकल आया और तेजी से भागने लगा। दिखने में वह बेहद अजीब और डरावना था। क्लाइव किसी तरह उसे पकड़कर एक बड़े बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद क्लाइव तुरंत फैसला करता है कि इस जीव को अभी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन एल्सा उसे रोक लेती है। वह कहती है कि अभी हमें इसे मारना नहीं चाहिए, पहले यह तो देख लेते हैं कि आखिर हमने बनाया क्या है। क्लाइव उसकी बात नहीं मानता और उसे खत्म करने के इरादे से दोबारा उसी कमरे में पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि वह जीव तो पहले से
ही मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर क्लाइव वहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन एल्सा पर तो जैसे भूत सवार था, इसलिए वह धीरे से उस बॉक्स को खोलती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जीव नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ उसकी उतरी हुई चमड़ी पड़ी थी। यानी वह अपने शरीर की स्किन छोड़कर वहाँ से पहले ही निकल चुका था और अब लैब के अंदर कहीं छिपा हुआ था। अब जब एल्सा उदास होकर वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ी, तभी अचानक वह रहस्यमयी जीव उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर एल्सा एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा अजीब हो चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अब वह इंसानों की तरह अपने दो पैरों पर चल रहा था। जब बाहर से क्लाइव की नजर उस जीव पर पड़ जाती है, तब वह तुरंत एल्सा को आवाज लगाते हुए कहता है कि जल्दी बाहर आ जाओ, मैं पूरे कमरे में जहरीली गैस छोड़ने वाला हूँ। लेकिन एल्सा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह धीरे धीरे उस जीव के करीब जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ये देखने के बाद वह जीव भी धीरे धीरे एल्सा के पास आ जाता है, लेकिन हमला करने की बजाय वह उसके हाथों को सूंघने लगता है। तभी पीछे से क्लाइव एक लोहे की रॉड लेकर वहाँ पहुँच जाता है। रॉड देखते ही वह जीव गुस्से में आ जाता है। ये देखकर क्लाइव और एल्सा दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद क्लाइव कहता है कि अब बहुत हो चुका, मैं इस जीव को जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन एल्सा उसे समझाती है कि पहले इसे बेहोश करके इसकी जांच कर लेते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे इस पागलपन का नतीजा क्या होता है। अब वो दोनों एक विशेष गैस छोड़कर उस जीव को बेहोश कर देते हैं और उसकी पूरी जांच शुरू कर देते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि यह एक फीमेल जीव है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह सामान्य जीवों की तरह नहीं, बल्कि बेहद तेजी से विकसित हो रही थी। मतलब जहाँ एक इंसान को बड़ा होने में करीब 20 साल लगते हैं, वहीं यह जीव सिर्फ कुछ महीनों में ही पूरी तरह जवान होने वाला था। साथ ही इसकी लाइफ साइकिल भी बेहद छोटी थी, यानी कुछ ही समय में यह पूरी तरह बड़ी होगी और फिर अपने आप मर जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब वह जीव तेजी से बड़ा होने लगता है। उसके हाथ पैर पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। अलग अलग जानवरों के डीएनए की वजह से उसके शरीर में कई अनोखी खूबियां आ चुकी थी। उसके पास एक लंबी और बेहद खतरनाक पूंछ भी थी, जिसके एक ही वार से वह किसी को भी पल भर में मौत के घाट उतार सकती थी। उसका दिमाग भी पहले से काफी तेज हो चुका था। दूसरी तरफ एल्सा भी अब उससे इमोशनली जुड़ती जा रही थी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके साथ खेलती और इंसानों की तरह छोटी छोटी चीजें सिखाने लगती है। एक दिन एल्सा उसके सामने कुछ अल्फाबेट रखती है और कहती है कि इन्हें इस तरह सजाओ जिससे मेरा नाम बन जाए। लेकिन वह जीव एल्सा का नाम बनाने की बजाय सिर्फ नर्ड लिख देती है। दरअसल उसने एल्सा की कपड़े पर यही नाम लिखा हुआ देखा था। यह देखकर एल्सा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि यह जीव चीजों को याद भी रख सकता है। इसी दौरान वहाँ क्लाइव भी पहुंच जाता है, लेकिन वह अभी भी इस जीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह एल्सा से कहता है कि इस जानवर को तुरंत अंदर रखो और इसकी पूंछ भी अच्छी तरह छिपा कर रखो, क्योंकि इसकी लंबी पूंछ किसी को भी डरा सकती है। लेकिन एल्सा उसे रोकते हुए कहती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव पूछता है कि फिर इसे क्या कहूँ। तब एल्सा कहती है कि इसका नाम ड्रेन होगा, क्योंकि इसने नर्ड लिखा था और उसे उल्टा करने पर ड्रेन बनता है, इसलिए एल्सा उसे ड्रेन नाम दे देते हैं। लेकिन क्लाइव किसी भी कीमत पर ड्रेन को मार देना चाहता था। इसी इरादे से वह उसे बातों में उलझाकर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रेन पानी के अंदर भी आराम से सांस लेने लगती है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह जीव आम प्राणियों से बिल्कुल अलग है। कुछ समय बाद क्लाइव का भाई भी वहाँ पहुँच जाता है और उसकी नजर भी ड्रेन पर पड़ जाती है। अब वह दोनों समझ जाते हैं कि लैब में इसे ज्यादा दिन छिपाकर रखना नामुमकिन है, इसीलिए वह ड्रेन को एक डिब्बे के अंदर छिपाकर शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चल सके। दूसरी तरफ कंपनी में उन दोनों को अपने पहले बनाए हुए जीव की प्रेजेंटेशन भी देनी थी, इसलिए वह दोनों अपने मेल और फीमेल जीव को कंपनी के ओनर के सामने लेकर आते हैं, जिसे अब पूरी दुनिया के सामने दिखाने वाले थे। जैसे ही उन दोनों जीवों को आमने सामने लाया गया, लेकिन प्यार करने की बजाय दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। इस हादसे से कंपनी को करोड़ों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्लाइव और एल्सा भी समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जिसके बाद दोनों इसकी वजह तलाशने लगते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि जो फीमेल जीव था, उसने कुदरत को छकमा देकर खुद ही अपना जेंडर बदल लिया था और वह मेल बन चुका था। दरअसल उसके अंदर एक ऐसे जानवर का डीएनए मौजूद था जो जरूरत पड़ने पर अपना जेंडर बदल सकता था। वैसे एक सवाल आप सबसे, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जरूरत पड़ने पर अपना जेंडर बदल सकता है? अगर जानते हैं तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ड्रेन की देखभाल में व्यस्त रहने की वजह से क्लाइव और एल्सा इस बदलाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। अपनी इसी लापरवाही की वजह से वो अपना सबसे खास प्रोजेक्ट खो देते हैं। इधर ड्रेन अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। एल्सा उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखने लगी थी।
वह उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखाती और उससे बहुत प्यार भी करने लगी थी। लेकिन एक दिन ड्रेन फार्म हाउस से निकलकर जंगल में चली जाती है। जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ड्रेन एक खरगोश को मारकर खा रही होती है। ये देखकर दोनों उसे तुरंत वापस फार्म हाउस लेकर आते हैं। कुछ देर बाद एल्सा उसे खाना देने आती है, लेकिन ड्रेन वह खाना नहीं खाती बल्कि अल्फाबेट ब्लॉक्स की मदद से बोर्ड लिख देती है। यानी वह बताना चाहती थी कि उसे इस जगह पर घुटन महसूस हो रही है और अब वह यहाँ बोर हो चुकी है। इतना कहते ही वह गुस्से में पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचाने लगती है। फिर एक ही छलांग में ऊपर पहुंचकर छत तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। यह देखकर क्लाइव और एल्सा भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाहर पहुंचकर दोनों एक और हैरान कर देने वाला नजारा देखते हैं। अचानक ड्रेन की शरीर के अंदर से बड़े बड़े पंख निकल आते हैं और वह उड़ने ही वाली थी। तभी क्लाइव उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास ही रखेंगे। ये सुनते ही ड्रेन शांत हो जाती है और धीरे धीरे उसके पंख वापस उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुका था। वह लोगों की बातें समझने लगी थी और सही गलत में फर्क भी करने लगी थी। लेकिन इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। अब ड्रेन को क्लाइव पसंद आने लगा था, लेकिन क्लाइव हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था। फिर एक दिन उसे ऐसा सच पता चलता है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होता है। ड्रेन की फाइल्स देखते समय क्लाइव को पता चलता है कि उसके अंदर जिस इंसानी डीएनए का इस्तेमाल किया गया था वह किसी अनजान इंसान का नहीं बल्कि खुद एल्सा का डीएनए था। ये सच सामने आते ही क्लाइव का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच आखिर छिपाया क्यों? तुमने अपनी ही डीएनए से इस शैतान को जन्म दे दिया। इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे एल्सा का लगाव भी ड्रेन के लिए पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ड्रेन उससे उसका पति छीन सकती है। इसी बीच ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है, लेकिन एल्सा वह बिल्ली उससे छीन लेती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पहले वाले खरगोश की तरह इस बिल्ली को भी मार न डाले। लेकिन उसका मन नहीं मानता, इसलिए अगले दिन वह वही बिल्ली ड्रेन को वापस दे देती है। लेकिन अगले ही पल ड्रेन अपनी नुकीली पूंछ बिल्ली के गले में घोंप देती है और उसे वहीं मार डालती है। यह देखकर एल्सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ड्रेन को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाते ही ड्रेन भी गुस्से में एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हमला करने की बजाय वह एल्सा के गले में लटकी हुई चाबी निकाल लेती है। यहीं से क्लाइव और एल्सा को एहसास होने लगता है कि ड्रेन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसके अंदर धीरे धीरे ऐसे बदलाव आने लगे थे जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। दूसरी तरफ एल्सा उस खास प्रोटीन को तैयार करने में भी कामयाब हो जाती है जिसकी जिम्मेदारी कंपनी ने उसे दी थी। एक दिन क्लाइव अपने लैपटॉप में लगे कैमरे की मदद से ड्रेन पर नजर रख रहा होता है। उस समय ड्रेन पानी के अंदर बैठी होती है। क्लाइव स्क्रीन पर हाथ रखता है और तभी दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरे को उसी जगह छू देती है। यानी उसे पहले से ही पता था कि क्लाइव उसे देख रहा है। यह देखकर क्लाइव भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद क्लाइव अकेले ही उस फार्म हाउस में पहुंचता है जहां ड्रेन रहती थी। वह उसे आवाज देकर बुलाने लगता है, लेकिन ड्रेन कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। वह धीरे धीरे क्लाइव के पास आती है और इशारों में बताने लगती है कि वह उसे पसंद करती है। क्लाइव उसे समझाता है कि यह बिल्कुल गलत है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि क्लाइव भी अब अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और उसके साथ गलत संबंध बनाने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ एल्सा पहुंच जाती है। जैसे ही वह दोनों को एक साथ देखती है उसका दिल टूट जाता है। बिना कुछ कहे वह वहाँ से वापस चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन की नुकीली पूंछ किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए एल्सा उसकी पूंछ काट देती है। यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब क्लाइव और एल्सा दोनों समझ चुके थे कि उन्हें यह एक्सपेरिमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए था। इसी दौरान एल्सा क्लाइव से कहती है कि जिस प्रोटीन की कंपनी को जरूरत थी वह मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब हमें ड्रेन की जरूरत नहीं है, इसलिए अब इस जीव को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बचता। आखिरकार दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब ड्रेन को खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद दोनों ड्रेन के पास पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ड्रेन की हालत पहले से ही बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी लाइफ साइकिल पूरी होने वाली थी और देखते ही देखते वह उनके सामने दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों उसे फार्म हाउस के पास ही जमीन में दफना देते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। ड्रेन को दफनाने के कुछ ही देर बाद वहाँ क्लाइव का भाई पहुँच जाता है। उसके साथ कंपनी का एक और कर्मचारी भी मौजूद था। क्लाइव का भाई कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम दोनों ने एक ऐसा जीव बनाया है जो इंसान जैसा दिखता है, क्योंकि कंपनी को जो प्रोटीन मिला है उसके अंदर इंसान
इंसानी डीएनए भी मौजूद है, इसलिए अब मैं उस जीव को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। क्लाइव और एल्सा उसे बताते हैं कि ड्रेन अब मर चुकी है और हमने उसे दफना दिया है, लेकिन तभी अचानक वहाँ किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। आवाज उसी जगह से आ रही थी जहाँ ड्रेन को दफनाया गया था। ये सुनते ही सभी लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ड्रेन अपनी कब्र में नहीं थी बल्कि वह ऊपर छत पर खड़ी हुई थी, यानी वह दोबारा जिंदा हो चुकी थी। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसके बड़े बड़े पंख भी बाहर आ चुके थे और उसकी कटी हुई पूंछ भी फिर से वापस हो चुकी थी, और अगले ही पल ड्रेन सभी के ऊपर हमला कर देती है। सबसे पहले वह क्लाइव के भाई और उसके साथ आए कर्मचारी को बेहद बेरहमी से मार डालती है। इसी दौरान क्लाइव भी बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी ड्रेन सीधे एल्सा के पास पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। यही हमें एक और बड़ा सच पता चलता है। असल में ड्रेन ने भी अपना जेंडर बदल लिया था, क्योंकि उसके अंदर उसी जानवर का डीएनए था जो जरूरत पड़ने पर खुद अपना जेंडर बदल सकता था। यानी अब ड्रेन फीमेल नहीं बल्कि मेल बन चुका था। इसलिए वह एल्सा के साथ गलत संबंध बना लेता है। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ड्रेन के शरीर में घुसा देता है, जिससे ड्रेन घायल होकर एल्सा को छोड़ देता है। मगर अगले ही पल वह वही लकड़ी निकालकर क्लाइव पर हमला कर देता है। यह देखकर एल्सा तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाती है और ड्रेन के सिर पर पूरी ताकत से मार देती है। वह दूसरा वार करने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके मन में यह ख्याल आता है कि जिस जीव को उसने अपने हाथों से बनाया था अब उसी को अपने हाथों से खत्म करने जा रही है। ऊपर से ड्रेन के अंदर उसका अपना डीएनए भी मौजूद था, लेकिन इसी पर ड्रेन मौका देखकर अपनी नुकीली पूंछ क्लाइव के आर पार कर देता है, जिससे क्लाइव वहीं मर जाता है। अपने पति की मौत देखकर एल्सा पूरी तरह टूट जाती है। इस बार वह बिना कुछ सोचे वही बड़ा पत्थर उठाकर ड्रेन के ऊपर बार बार हमला करती है और आखिरकार ड्रेन हमेशा के लिए मर जाता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्सा अपनी कंपनी की मालिक से मिल रही होती है। यहाँ पता चलता है कि एल्सा प्रेग्नेंट है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा क्लाइव का नहीं बल्कि ड्रेन का था। एल्सा की मालिक उसे बताती है कि ड्रेन से मिले प्रोटीन की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसीलिए अब कंपनी इसी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और यह होने वाला बच्चा उस रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। अब क्योंकि एल्सा अपने हस्बैंड को खो चुकी थी और इस पूरी रिसर्च के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, इसीलिए कंपनी उसे बदले में बहुत बड़ी रकम देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ एल्सा भी अच्छी तरह जानती थी कि यह रिसर्च कितना खतरनाक है, लेकिन एक जेनेटिक साइंटिस्ट होने की वजह से वह ना चाहते हुए भी इस रिसर्च को यहीं रोक नहीं पाती। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इंसान को हर वो चीज बना देनी चाहिए जो वो बना सकता है? क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद बंद करना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको ऐसी साइंस फिक्शन और माइंड ब्लोइंग फिल्मों की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसी और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।